हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंद सर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है दिल्ली सल्तनत। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई और किसने इसकी नींव रखी, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा कैसे तैयार हुई थी। आपने दिल्ली सल्तनत से पहले आपने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा होगा, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गोरी एक वो व्यक्ति था जो हार करके भी बार बार परिस्थितियों से लड़ रहा था, बार बार भारत में हार रहा था और हारने के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी और आगे जा कर के फिर से अपने आप को स्टेबल किया, खड़ा किया और फिर उसके बाद फिर भारत आया, फिर लड़ा और इस प्रकार से उसने एक अपने साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी इतना कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की जो परिस्थितियाँ थी उस समय, जो उसकी राजनीतिक स्थितियाँ थी मोहम्मद गोरी की, वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। क्योंकि जिस क्षेत्र का वो शासक था, जहाँ से वो आया था, जैसे हम ठीक है ख्वारिज़म वाले क्षेत्र की बात करें तो ख्वारिज़म, ठीक है, अफ़गानिस्तान में पड़ता था। तो ख्वारिज़म इस क्षेत्र में जब यहाँ पर शासक था तो यहाँ से इसको मार करके भगा दिया जाता है और ये उसी समय 1178 AD में आता है भारत। और भारत आने के बाद ऐसा नहीं था कि इसने यहाँ पर आक्रमण किया, पहले ये लाहौर जाता है, पंजाब जाता है, फिर उसके बाद अपना रुख चेंज करता है और सिंध वाले क्षेत्र से होता हुआ ये 1178 AD में ये पहुंचता है अन्नीहलवाड़ा। कहाँ पहुंचता है? अन्नीहलवाड़ा। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो। अन्नीहलवाड़ा उस समय इसे पाटन भी कहा जाता था, पाटन, और ये वर्तमान गुजरात वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता था, गुजरात। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलंकी वंश के शासक, ठीक है, इसे मान सकते हैं यहाँ पर, और उसका नाम था पुलकेशिन। ठीक है, तो ये था और इसके भाई का नाम था भीमद्वितीय, भीम सेकंड इसके भाई का नाम था। और भीम सेकंड इसके भाई का नाम था। जब मोहम्मद गोरी का सामना भीम सेकंड से होता है, कहाँ? कायद्रा नामक स्थान पर। कहाँ? कायद्रा नामक स्थान पर। तो वहाँ पर भीम अपनी माँ नायिका के संरक्षण में युद्ध करता है मोहम्मद गोरी से और उस युद्ध में जीत मिलती है भीम को और मोहम्मद गोरी पहली बार 1178 में कहाँ हार जाता है? गुजरात वाले क्षेत्र में इसको हार होती है। वापस चला जाता है, हार करके वापस चला जाता है और अपना मार्ग चेंज कर देता है। फिर से अपने मार्ग चेंज करके लाहौर पहुंचता है और लाहौर में जा कर के लाहौर के शासक यानी पंजाब के शासक को पराजित करता है। जब ये पराजित करता है तो उस समय आगे चल कर के इसके राज्य की सीमाएँ जब उसको पराजित कर देता है तो 1191 AD की बात है, 1191 AD। और उस समय एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, जो उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तो देखिए, ये दूसरी हार होती है उस समय मोहम्मद गोरी की भारत में। लेकिन मोहम्मद गोरी इस चीज़ को लेकर के घबराता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता था कि उसे कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, तो मेरे सेना में और मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ चल रही हैं उन कमियों को उजागर करता है, उन कमियों को दूर करता है। और फिर 1192 AD में फिर से उसी मैदान में उसी शासक के सामने 1 साल बाद फिर से शिविर लगाता है और इस बार तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना मोहम्मद गोरी की सेना बहुत अच्छी तरीके से लड़ती है और लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देती है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी के हारने का कारण ये नहीं था कि वो शासक कमज़ोर थे, नहीं, वो शासक मजबूत थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ घर के ऐसे ही कायर होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों का साथ देते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे भारत के जो उस समय मोहम्मद गोरी का साथ दे रहे थे, ना कि पृथ्वीराज चौहान का। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है 1192 AD के युद्ध में। उसके बाद फिर 1194 AD का युद्ध होता है जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। ये चंदावर कन्नौज और इटावा के मध्य एक क्षेत्र पड़ता था, इसी को चंदावर कहा जाता था। चंदावर के मैदान में, ठीक है, चंदावर के मैदान में दोनों के मध्य युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है किसके मध्य? मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, जो गहड़वाल वंश का शासक था। गहड़वाल वंश के शासक जयचंद के मध्य युद्ध होता है।
उस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये चला जाता है क्योंकि 95-96 में, ठीक है, 1195 और 1196 में ये केवल, ठीक है, भुट्टी यादवों के भुट्टी के खिलाफ, ठीक है, भुट्टी के यादवों के खिलाफ अभियान करता है और 1195-96 के बाद ये वापस ख्वारिज़म चला जाता है और उसके बाद फिर इसका नेतृत्व, युद्धों का नेतृत्व संभालता है इसका एक गुलाम जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर बहुत सारे अभियान किए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके अभियान किए, लेकिन ये शासक नहीं बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अभी भी जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसके नौसैनिक अभियानों का, यानी इसके सैनिक अभियानों का नेतृत्व कर रहा था, वो सभी के सभी मोहम्मद गोरी के नाम पे ही किए जा रहे थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब 1206 में मोहम्मद गोरी यहाँ वापस आता है, वापस आने के बाद यहाँ पर जो राजनीतिक स्थितियाँ पनप रही थी उनको समाप्त करता है और समाप्त करने के बाद जब वापस चला जाता है, वापस मार्ग में जाते समय एक कैंप लगाता है और वहीं कैंप में नमाज़ पढ़ते समय पीछे से आकर कोई इसको छुरा मार देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो इसके जीते हुए क्षेत्र थे, उन जीते हुए क्षेत्रों को 3 व्यक्ति आपस में बांट लेते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के नाम की बात करें तो उनका नाम था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था ख्वाजा और एक था यलदौज। एक ख्वाजा, एक यलदौज, 3 व्यक्ति थे और ये तीनों के तीनों व्यक्ति आपस में इसके जीते हुए क्षेत्र को आपस में बांट लेते हैं और बांट करके इसके क्षेत्र को आपस में ये यहाँ पर अलग अलग शासक बनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के शासक बनते हैं। इन्हीं में से दिल्ली पर जो बैठा था, दिल्ली पर जो पहली बार बैठा उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी के बारे में हम जानेंगे, पहले दिल्ली के बारे में जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत कुल शासन यानी कुल वर्ष यानी कुल काल लिख देते हैं हम, कुल काल, कुल काल 1206 एडी से 1526 एडी, 1526 एडी, कुल काल 1206 एडी से 1526 एडी। कुल वर्ष यानी कितने समय तक राज किया, कुल वर्ष 320, लगभग 320, ठीक है, लगभग 320 वर्षों तक इन्होंने राज किया। ठीक है, दिल्ली पर जितने भी शासक आए। ठीक है, कुल राजधानी 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 की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी इसकी रही थी, पहली राजधानी इसकी रही थी लाहौर, पहली राजधानी लाहौर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। दूसरी राजधानी दिल्ली, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली। ठीक है, तीसरी राजधानी फिर इसके बड़ी थी दौलताबाद, दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी, दक्षिण भारत, देवगिरी। ठीक है, ये किसके शासनकाल में, ये बदली थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, फिर चौथी दिल्ली, चौथी कौन सी बनी थी, दिल्ली। ठीक है, फिर 5वीं आगरा, आगरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी राजधानी समय समय पर बदलती रही और राजधानी आप देख सकते हैं कि पहले लाहौर, फिर दिल्ली, फिर आपके दौलताबाद। ठीक है, क्योंकि दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली रही। उसने जनता को सबक सिखाने के लिए अपनी राजधानी परिवर्तित करी और दौलताबाद ले गया, देवगिरी लेकर चला गया था और वहाँ पर देवगिरी का थोड़ा नाम चेंज करके इसने दौलताबाद रखा। तो राजधानी दौलताबाद, फिर दिल्ली वापस लेकर के आया राजधानी, फिर आगरा बनी थी। ठीक है, लोधी वंश के शासनकाल में जब आगरा बनी। कुल वंश की बात करें कि इस दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश आए, तो कुल वंश देखिए, आप देख सकते हैं कुल वंश आए थे इस पर। ठीक है, पहला वंश सबसे पहले गुलाम वंश, पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो सबसे पहला वंश जो आया था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कितना रहा, तो ये 1206
AD से लेकर के 1290 AD, ये पूरा गुलाम वंश का शासन था। 1206 AD से 1290 AD गुलाम वंश। दूसरा आया था खिलजी वंश, ठीक है, सबसे कम समय इन्हीं का रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक भी यही माने जाते हैं खिलजी वंश के, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। 1290 AD से लेकर के 1320 AD, 1320 AD ये था आपके कौन, खिलजी वंश। तीसरे की बात करें तो इसके बाद आता है आपके तुगलक वंश, क्योंकि इसके मरने के बाद तुगलक वंश ही आते हैं, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश ये आते हैं 1320 से लेकर के 1320 AD से लेकर के, ठीक है, 1414 AD तक, 1414 AD तक, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहता है, लगभग 94 वर्ष। चौथा जो आता है, चौथा वंश आता है, वो आता है सैयद वंश, सैयद वंश। और ये पैट में क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखना सैयद वंश। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लिखवाया जाए केवल वही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछा था निम्नलिखित में से सैयद वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन सा था, तो वो था खिज्र खां, ठीक है। तो सैयद वंश का कार्यकाल 1414 AD से लेकर के 1451 AD, 1451 AD, इनका भी शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहा, केवल और केवल आप देख सकते हैं मात्र 36 वर्ष तक इनका शासन रहा, 36 या 37 वर्ष तक शासन रहा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाँचवा यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान रखना पाँचवा, ठीक है। इन्हीं में से थे जो वंश था, पाँचवा वंश। तो इनमें पाँचवा अंतिम वंश जो आया था वो था लोधी वंश। कौन सा था, लोधी वंश, लोधी वंश अंतिम और पाँचवा, ठीक है। इसके बाद फिर मुगल काल शुरू होगा। तो ये आए थे 1451 से लेकर के 1526, ठीक है। ये दूसरा सबसे ज़्यादा राज करने वाला वंश था, आप देख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक शासन करने वाले वंशों का क्रमानुसार, तो पहले आप बात करेंगे तुगलक वंश की, ये पहले पर आते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरे पर आते हैं लोधी वंश, देख सकते हैं आप यहाँ पर, नहीं सॉरी गुलाम वंश, दूसरे पर आते हैं गुलाम वंश। तीसरे पर आप देख सकते हैं, तीसरे पर आते हैं लोधी वंश, ये लगभग 76 वर्षों तक, ये 84 वर्षों तक। और इधर इसके बाद आप चौथे पर आएंगे सैयद वंश, और पाँचवें पर आएंगे आप खिलजी वंश। बहुत कम समय तक इन्होंने शासन किया था, आप देख सकते हैं, मात्र और मात्र, ठीक है, केवल और केवल 90 से लेकर के 1320, 30 वर्षों तक इनका शासन था। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत का एक रूपरेखा थी। आज जो हमने देखा किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर कुछ राजधानी परिवर्तित हुई। आगे हम बात करेंगे अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन था। चलिए यही देख लेते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और संस्थापक कौन था, ठीक है। जैसे स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी। तो स्थापना यानी संस्थापक कौन था, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक वो था इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखना। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आई होप कि क्लास आज आपको अच्छी लगी हो। अभी क्लास हमारी ऐसे चल रही है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो काफ़ी बार लाइट कट जाती है, चली जाती है। तो इस तरीके से हम जल्दी ही आपको फेस वाली वीडियो भी लेकर आएंगे, बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ये चीज़ें कम समझ में आती हैं। प्रयास हमारा यही है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चलिए क्लास में आज की मैं इतना ही, फिर मुलाकात आप कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और हरीश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए।